नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 2025 यानी यूपीट्रिपलएससी परीक्षा हेतु पेट 2025 को इस लेक्चर में देखते हैं, जो कि समसामयिक घटना चक्र का नोट्स है। इसके अंतर्गत ये सारे प्रश्न जो इसमें हैं पीवाईक्यू रूप में शामिल होंगे। पेट मीन्स प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। इसमें पाठ्यक्रमानुसार संयोजित यानी सिलेबस के हिसाब से इसका कम्बिनेशन देखें तो इसमें 70 यूपीट्रिपलएससी अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र होंगे। इसके अंतर्गत इन टॉपिकों पर जो है पेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें समान अध्ययन एवं सामान्य जागरूकता है यानी जीके और रीजनिंग है, सामान्य विज्ञान एवं प्रारंभिक गणित, तर्क एवं तर्क शक्ति, ग्राफ एवं तालिका, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी निहित है इसमें। इसके अंतर्गत यह देखें तो अनुक्रमणिका यह दिया गया है। इसमें देखें कुल मिलाकर 15 टॉपिक यानी सिलेबस में देखें तो कुल मिलाकर 15 टॉपिक के अंतर्गत सिलेबस कवर किया गया है। इसके प्रथम 10 टॉपिक जो है वो 5-5 नंबर के यानी 50 नंबर की हैसियत रखते हैं। इसके बाद जो आखिरी के 5 टॉपिक है, आखिरी के 5 टॉपिक देखें तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आखिरी के 5 टॉपिक यानी 11 से शुरू होते हैं और ये 5 टॉपिक जो होंगे 10-10 नंबर के होंगे, अर्थात आखिरी के 5 टॉपिक की हैसियत 50 मार्क्स से है यानी सबसे ज़्यादा वेटेज है। कुल मिलाकर देखें तो 100 नंबर के हो जाएंगे, 200 घंटे का पेपर होगा और जो होगा आपका 100 मार्क्स का यह प्रश्न होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। इसके अंतर्गत देखें जो 10 नंबर का उसमें सामयिकी यानी करेंट से संबंधित 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता यानी जीके से संबंधित, जीएस नहीं बल्कि जीके होगा, सामान्य जागरूकता है, जनरल नॉलेज, इससे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण पर भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण पर 10 नंबर के प्रश्न और तालिका की व्याख्या विश्लेषण पर 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आखिरी जो 5 टॉपिक हैं उससे 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए यदि आपको ज़्यादा परसेंटाइल लाना है या मार्क्स लाना है तो इन आखिरी के 5 टॉपिक पर ज़्यादा आपको फोकस करना होगा, जिसके अंतर्गत समसामयिकी होगी, सामान्य जागरूकता होगा, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण होगा, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, तालिका की व्याख्या विश्लेषण। इसमें ध्यान रखना है कि आपको दंड स्वरूप यानी क्वेश्चन आप एक गलत करते हैं तो उसके पेनाल्टी के रूप में 1/4 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, यानी दंड स्वरूप 1/4 1/4 अंक का प्रावधान किया गया नेगेटिव मार्किंग के रूप में। इसलिए इससे भी बचना है। तो ये सारे सिलेबस को आप देख सकते हैं। इसके बाद देखें इसमें भारतीय इतिहास, इस पर कुछ लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। भारतीय इतिहास जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास, ये PQ यानी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर्मेट में इस पर हमने देख लिया है। इस आगे के लेक्चर को इसमें शामिल करते हैं। इसके साथ इसमें फैक्ट भी देखेंगे, यानी प्राचीन भारत का इतिहास जो है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखें तो इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिएंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर को देख सकते हैं। और ये ध्यान दें कि यह जो टॉपिक है यह केवल पेट के लिए ही नहीं बल्कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जिसके अंतर्गत देखें तो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं, जिसमें LT शिक्षक भर्ती, GIC शिक्षक भर्ती, इसके अलावा अपर PT एग्जाम, RO मेंस एग्जाम जिसमें 120 प्रश्न जो होंगे GS के होंगे, SPSC राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें 71वीं BPSC PT एग्जाम, MPSC JPSC RPSC UPPSC SSC और संघ लोक सेवा की परीक्षाओं के लिए भी कुछ पार्ट महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जो हमने पूर्व के लेक्चर में देख लिया उसका पूर्वावलोकन एक बार आप कर लें। यानी प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम यानी भारतीय इतिहास के देख रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें पहली टॉपिक में सिंधु घाटी सभ्यता को PYQ के फॉर्मेट में देख लिया। इसको एक बार आप गहन दृष्टि के रूप में इसका पूर्वावलोकन कर लें। दूसरी टॉपिक मैंने वैदिक संस्कृति पर भी महत्वपूर्ण जो PYQ फॉर्मेट में है इस पर हमने देख लिया, इसको भी आप एक गहन दृष्टि के रूप में देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी। इसके बाद बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जी की जीवन एवं शिक्षाओं के जो टॉपिक है इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर PYQ फॉर्मेट में इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो इसको एक बार आप डीपली देख लें इसको। इसी को हमने PYQ के फॉर्मेट में देखा, अब इसको फैक्ट के रूप में भी देख लेते हैं। यानी जो अभी हमने PYQ के टॉपिक के रूप में देखा यानी भारतीय इतिहास जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास हम देख रहे हैं, इसको हमने PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीट्रिपलएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में जो था वह पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन हमने देखा PYQ फॉर्मेट में, उसको फैक्ट के रूप में भी देख लेते हैं। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक देख सकते हैं, इसमें फैक्ट के रूप में पूछ दिया गया है, आप इसको देखना चाहें देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता देखें तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुर मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ।
मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिलता है। नर्मदा क्षेत्र की खोज 1982 में की गई थी। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं। बुर्जहोम पुरास्थल खोज 1935 में HD टेरा इम्पोर्टेंट एवं TT पीटरसन की थी। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ में सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, जो कि पाकिस्तान में है। चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी पुरास्थल है, जो खारगोन जिले में स्थित है। नौदा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। गिरुवर्णिक गैरिक मृदभांड पात्र यानी OCP के साक्ष्य हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संगठन इंपॉर्टेंट है, इसको नोटेड पॉइंट में रखें। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता या खोजकर्ता को देखें तो सबसे पहले यानी प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता या खोजकर्ता वर्ष सबसे पहले इसमें हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया, जिसको खोजकर्ता दयाराम शाह ने 1921 में किए। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया और सिंधु नदी होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो रहा। रखालदास बनर्जी जी ने 1922 में, इसके एक साल बाद किया। रोपड़ देखें तो यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया 1953 में, 1953 से 1955 तक। लोथल देखें बंदरगाह जो शहर है गुजरात में, SR राव जी ने 1955 से 62 तक लोथल का खोज किया इन्होंने। इसके बाद इसमें देख सकते हैं कालीबंगा देखें BB लाल एवं BK थापर 1960-61 में। रंगपुर MS वत्स 1935 में। चहुंदड़ो NG मजुमदार 1931 में। सुरकोटदा JP जोशी 1964। बनावली RS बिस्ट 1977 में। इसके बाद यूपी स्पेशल में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखें तो आलमगीरपुर देखें यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 के, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में है और यह सबसे पूर्वी सीमा बनाता है, यानी इसके विस्तार में सबसे पूर्वी विस्तार यहीं तक है इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। कोट तीजी फजल अहमद खां 1953 में। सुतकाट गेंडोर RN स्टाइन 1927 में। ये सबसे पश्चिमी सीमा है जो यह पाकिस्तान में है। मांडा JP जोशी 1982 में। बालाकोट देखें जॉर्ज F डेल्स 1973 से 76 तक इन्होंने इसका खोज किया। धौलावीरा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, JP जोशी ने 1967 तक, जो गुजरात के कच्छ में धौलावीरा है। मिताथल सूरज भांजी ने 1968 में किया। अराखीगढ़ी सूरज भांजी ने ही किया 1969 में। चलिए आगे इसको देखते हैं तो ये भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया है। लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, यानी प्री हिस्ट्री का है। पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग कालों के नए यानी पाए गए मृदभांड को मतलब मिट्टी के बर्तन, ये कहना चाह रहा है, ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, वहीं धूसर रंग चित्रित मृदभांड जो बाद के आर्यों से समृद्ध माने जाते हैं। दोनों में अंतर के देख सकते हैं। हड़प्पा कालीन नदियों किनारे बसे नगर को देखें तो हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, रोपड़ सतलज नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी और सुतकाट गेंडोर जो है दास्त नदी के किनारे है। इसके बाद देखें आपका यह है सोतका कोह सऊदी कौर नदी और आलमगीरपुर हिंडन नदी। रंगपुर देखें भादर नदी, कोटदीजी सिंधु नदी, कुड़ाल सरस्वती नदी, चहुंदड़ो सिंधु नदी, बनावली सरस्वती नदी, मांडा चिनाब नदी। भगवानपुर देखें सरस्वती नदी। इसके बाद दैमाबाद प्रवरा नदी और आमरी सिंधु नदी और राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे विकास हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की
यानी पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। यानी प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक, चाक का मतलब यहाँ चक्का से, का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूरे आर्यकाल से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एंड टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा यानी पोर्ट के साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी हुई मिट्टी की बनी हुई एक हल्की प्रतिकृति मिली है। यानी बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसके बाद देखें तो यह है सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट है, लोहे से परिचित नहीं थे लेकिन कांस्ययुगीन सभ्यता थी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। इसके बाद इसमें देखें राखीगढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 ईस्वी में सुजर भान जी ने की थी। मोहनजोदड़ो और तथा चमनदोड़ दोनों सिंध प्रांत में तासुरकोटदा गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के पास ही। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। रंगपुर से में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953-1954 में शिकारीपुर रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। रंगपुर की प्राक, यानी ध्यान रखें कि रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियां, मृतभान मिले हैं। दधेरी एक पर्वतीय पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में चिनाब नदी से दक्षिण में गोदावरी नदी के सहायक नदी प्रवाह के तट तक माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, उस योगी की बाईं ओर बाघ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कि योगी यानी पशुपति जो शिव जी जिनको कहा जा रहा है, इनके बाईं ओर क्या है? बाघ है। यानी उनके बाईं ओर बाघ और हाथी, दाईं ओर गैड़ा एवं भैंसा। आसन के नीचे 2 हिरण चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण तथा उनके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इन्हें रुद्र यानी शिव से संबंधित किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के वर्तमान शाहीवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। वर्ष 1922 में रखालदास बने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित, यानी लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास का उत्पादन का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल यानी ककुद मान वृषभ की आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। सिंधु सभ्यता मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। मिस्र की नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। सुमेरियन की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, यानी याद रखें, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से कच्चा माल और स्थल: तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान ओमान से, लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान से, टिन ईरान अफगानिस्तान से, चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान ईरान से, सीसा ईरान अफगानिस्तान अजमेर से राजस्थान में, शिलाजीत देखें तो हिमालय से, कोमेज जो है गुजरात से प्राप्त हुआ यानी कनिका से हुआ। कच्चा माल प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल यानी यहाँ से मंगाते थे यानी इम्पोर्ट करते थे और इनका व्यापारिक संबंध यहाँ से था सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों का। इसके बाद वैदिक संस्कृति देख लेते हैं जल्दी से। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है।
वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है तथा इसमें सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रय या त्रय कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र तथा वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई। अथर्ववेद में औषधियों का भी वर्णन है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि, सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ऋग्वेद में स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं जिसमें कुल 128 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल की ऋचाएं सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। अथर्ववेद में कुल 20 मंडल हैं, 730 सूक्त था, 5987 मंत्र हैं। इसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। वाजसयनी संहिता का अंतिम खंड में ईशोपनिषद है जो कि केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य और गद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसयनी संहिता भी कहा जाता है। वाजसयनी संहिता का अंतिम खंड 40वां अध्याय ईशोपनिषद है जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से उपलब्ध हैं। सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो कौमुद, कौथुम, राणायनीय तथा जैमिनी है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के समाज उल्लेखित है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण, जाबाली, केकई के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। वैदिक संहिताओं का सही क्रम देखें तो इसमें अक्सर पूछ देता है। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद है। सिंधु नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व यानी सिंधु नदी का वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती को माते देवितमा, नदितमा कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित कुबा काबुल नदी थी, क्रुमु कुरम नदी थी, गोमती गोमल नदी थी, सुवास्तु स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। आगे इसमें देखें वैदिक नदियां आधुनिक नाम क्या है तो दृष्टवती घग्गर को कहते थे, तोद्री सतलज को, पुरुषणी रावी नदी, कुभा काबुल नदी, वितेस्ता झेलम नदी, अस्कनी चिनाब नदी, विपाशा व्यास नदी को, गोमती गोमल नदी, कुरुमु कुरम नदी को, सदानीरा गंडक को, सुवास्तु स्वात नदी को। आश्रम व्यवस्था, इस आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। छांदोग्य उपनिषद केवल 3 आश्रमों को लेकर जबकि जवालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। इसी कारण वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें वेद मंत्रों की रचना की, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में प्राचीन भारत में कम से कम 3 प्रकार के सोने के सिक्के प्रचलित थे। प्रथम क्रम में निष्क था, दूसरे क्रम में सुवर्ण था, तीसरे क्रम में मसाका था। लगभग 1400 ईसा पूर्व में बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। दशहरा युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो 10 राजाओं का युद्ध पुरुषणी नदी, आधुनिक रावी नदी तक पर लड़ा गया, इसमें भरतों के राजा सुदास के विजय हुए थे। आगे इसमें देखते हैं तो यह है ऋग्वेद आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुहु, पुरु, अनु, तुर्वस शामिल थे। ऋग्वेद उल्लेखित यव शब्द का जौ के तादन स्थापित किया गया। वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है। 250 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और इस कारण दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान सोम को प्राप्त है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र जी। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्षि ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई। पुराणों में
भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। सप्तमी जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राचिन पर अंकित है। इतरित तथा कौशत की ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक काल में गाय को अगन्य न मारे जाने कहा जाता है। अगली टॉपिक है बौद्ध धर्म, यानी इसमें गौतम बुद्ध जीवन शिक्षाएं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान था। माता माया देवी कोली गणराज कोली वंश की कन्या थे। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर, जिससे बौद्ध ग्रंथों में महानिवि निष्क्रमण की संज्ञा दी गई। मौर्य वंशी शासक अशोक ने रुम्नीदेवी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 463 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया। रूप में और नोट्स को इसमें देखना चाहते हैं तो यहाँ देख लें। इस पर हालांकि महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। तो आप इस चैनल पर जा करके यानी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए आप प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर जाकर देख सकते हैं। प्राचीन भारत की जो टॉपिक उस पर आधारित जो लेक्चर बनाए गए हैं। तो हमने देखा जो वह पेट पर आधारित जो समसामयिक घटना चक्र का नोट्स था, यहाँ पर जो है GS वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स के फैक्ट को भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के आप यहाँ पर देख लें, नोट्स इसमें दिए गए हैं महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में। ये सारी जानकारी जो है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसकी देखें तो यहाँ पर क्या है, आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक स्टेटस दिया गया है। और यहाँ पर देखें इसका जो है राजनीतिक यानी पॉलिटिकल स्टेटस एंड रिलीजियस स्टेटस दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। इसके बाद हड़प्पा स्थल को आप देख सकते हैं, यानी हड़प्पा स्थल भौगोलिक अवस्थी खोजकर्ता खुदाई प्राप्त साक्ष्य कहाँ से क्या मिले, ये सारी जानकारी इसमें निहित है। इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद वैदिक संस्कृति को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाएं तरफ ऋग्वैदिक काल और दाहिने तरफ उत्तर वैदिक काल है। इसकी संपूर्ण जानकारी इसमें निहित है, आप इसको देख सकते हैं। इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड है, इसलिए हम इस पर यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल आप इसको एक दृष्टि के रूप में देख सकते हैं। देखें ऋग्वेद में 10 मंडल की भी चर्चा इसमें की गई है और प्रत्येक मंडल के रचनाकार यहाँ दिए गए हैं। गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित यानी सावित्री में रचनाकार विश्वामित्र जी। ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेख इसका किया गया है। उपनिषद वेदांत के बारे में भी दिया गया है, वैदिक देवताओं के बारे में भी दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। वैदिक साहित्य में देखें ऋग्वेद, इसके ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, उपवेद और प्रमुख तथ्य क्या है, सारे इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में जानकारी। इसके बाद वेदांग दिया गया है। वेदांग यानी वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को वेदांग कहा जाता है, सारी जानकारी पूर्व में दे चुके हैं। इसके बाद महाजनपद को भी आप शामिल कर सकते हैं, 16 महाजनपद। इसमें से आधे जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, आधुनिक क्षेत्र को भी देखते हैं। इस पर 16 संस्कार को आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें देखें तो 6 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म। तो हमने इसमें बौद्ध जी को देखा, तो बौद्ध को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। जैन दिया गया, प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह को आप देख लें। 24 तीर्थंकर हुए थे और उनके प्रतीक चिन्ह क्या है आप यहाँ देख लें। 24वें तीर्थंकर आखिरी महावीर स्वामी जी, जिसका चिन्ह सिंह है। और प्रथम जो थे ऋषभदेव जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह विषभ है। जैन समितियाँ देखें, 2 महत्वपूर्ण समितियाँ होती हैं। महावीर स्वामी के बारे में यहाँ बायोडाटा दिया गया है, आप इसको एक बार देख लें। बौद्ध धर्म को देख सकते हैं, संस्थापक गौतम बुद्ध जी, यानी सारी जानकारी इसमें जो है नोट्स के माध्यम से फैक्ट के रूप में दी गई है। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, बोधिसत्व क्या है, प्रमुख शब्दावली, बौद्ध ग्रंथ क्या है, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय दिया गया है। और 4 जो बौद्ध संगतियाँ दी गई हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस स्थान की गई, किस समय की गई, कौन शासक रहे, अध्यक्ष क्या रहे, उसके कार्य क्या रहे। हीनयान एवं महायान बौद्ध धर्म के 2 शाखाएं में हैं, तो इसको अंतर के रूप में आप देख सकते हैं। प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालयों को भी यहाँ देखा जा सकता है। बौद्ध और जैन मतों में तुलना भी देख सकते हैं, यानी यहाँ समानता और असमानता को देखा जा सकता है। संप्रदाय संस्थापक मुख्य विचार को देख सकते हैं। इसके बाद जो है मगध पर वंश आता है, तो यहाँ पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप फैक्ट के रूप में नोट्स को शामिल कर सकते हैं या देख सकते हैं। इसके PYQ फॉर्मेट यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर्मेट को देखते हैं। तो हमने ये देख लिया था, पूर्व के लेक्चर में ये सारी जानकारी दे चुके हैं। तो उससे आगे चलते हैं, यानी बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवन शिक्षाओं को हमने देख लिया है। इससे आगे देखते हैं इसमें जो नीति है। तो यहाँ तक हमने देखा था बुद्ध को पर निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बी मतलब कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। इसको देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया
उरुवेला महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई थी। 8वां PYQ देखें तो उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो बी है कुशीनगर। इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर के हिसाब से देखा जा सकता है। 9वां प्रश्न देखें, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो डी है ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बी है सारनाथ। एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया जा चुका है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। सी इसमें धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। इसको देखें, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसके बाद 12 नंबर देखें, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी। कहाँ पर उपदेश? तो ये सारनाथ ही है। यानी कई प्रश्न सारनाथ पर आधारित पूछे जा रहे हैं। डी सारनाथ में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं, गौतम बुद्ध ने डॉट इसमें फिलअप करना है। सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र दिया था। यानी कई प्रश्न इस पर कई रूप में पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका सी हो जाएगा। राजगीर में हमने ऊपर देख लिया था। यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3-fold बास्केट कहा जाता है। इनमें कौन सा त्रिपिटक शामिल नहीं है? सी है उशाका पिटक इसमें शामिल नहीं है। यानी अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक शामिल है। यानी पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या 3-fold बास्केट कहा जाता है। इसमें शामिल है सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अधम पिटक। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ के मूल ग्रंथ हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ है। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। 16 नंबर PYQ दें, कनिष्क शासन काल के दौरान निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो इससे चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में दिया गया है। तो बौद्ध संगीति देखें, प्रथम 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगीर, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु था मगध का। द्वितीय 383 ईसा पूर्व, यानी इसके 100 साल बाद होता है, वैशाली में स्थान है। इसके अध्यक्ष सुबुकामी और यह जो शासक होता है कलाशोक होता है। तृतीय 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, आधुनिक पटना में इसके अध्यक्षता मोगली पुत्र तिष्ट करते हैं। यह सम्राट अशोक द ग्रेट के समय में आयोजित की जाती है। चतुर्थ देखें तो ईसा के प्रथम शताब्दी में कुंडवन कश्मीर में वसुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं, अशोक उपाध्यक्ष, और उस वक्त जो है कुषाण शासक कनिष्क शासन था। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो वैशाली में। इसको देखें, महिलाओं को पहली बार महात्मा बुद्ध ने शिष्य अनंत के अनुरोध पर वैशाली में संघ में प्रवेश करने संघ में भर्ती होने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। 18 में देखें, नागार्जुन कौन थे? तो इसका भी आंसर है एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने प्रज्ञा, पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद, सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया है। वे माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे नागार्जुन जी, जो कि बौद्ध दार्शनिक थे। 19 PYQ भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो बी है वाराणसी को। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी काशी विश्व का प्राचीनतम शहर है। प्राचीन काल में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी। 20 नंबर PYQ देखें तो त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, जहाँ 3 गुफाएं खोजी गई, किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लें। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उसी क्षेत्र में 3 और गुफाएं मिली हैं। 21 नंबर देखें, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो इसका सी जीवक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो जीवक प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक था। बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक भी थे। बिंबिसार मगध का राजा था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना क्या कहलाती है? तो ये है हर्मिका, इसको कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें, स्तूप का प्रारंभिक स्तूप का प्रारंभिक रूप अर्धगोलाकार मिलता है। इसमें एक चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का एक थूहा बनाया जाता था, जिसे अंड कहते हैं। स्तूप की चोटी के ऊपर धातु पत्र रखा जाता है, जिसे हर्मिका कहते हैं। यह स्तूप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका प्रतिनिधित्व
देवस्थान देवताओं के निवास स्थान के रूप में किया गया है। हर्मिका के मध्य में लगी यष्टि के ऊपरी सिरे पर 3 चित्र लगाए जाते थे। स्तूप को चारों ओर से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। स्तूप और वेदिका के मध्य परिक्रमा करने के लिए जो खाली स्थान होता है उसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर देखें PYQ। तो प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसे संरचना देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका के एक मस्तूल निकलता था जिसे कहते थे ST कहते थे। ST को हमने ऊपर देख लिया था, एक्सप्लेनेशन के रूप में ST को हमने देख लिया था। तो इसमें देखें यहाँ पर है प्राचीन इतिहास में स्तूप निर्माण की प्रथा बौद्ध काल से पूर्व की है। वैदिक काल में भी स्तूप के साक्ष्य मिले, परंतु बौद्धों द्वारा स्तूप स्थापत्य को लोकप्रिय बनाया गया था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है ढेर यानी टीला। स्तूप एक स्थापत्य संरचना जो परंपरा दर्शन तथा लोक विश्वास की अभिव्यक्ति मानी जाती है। स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना होती है जिसे अंड कहा जाता है। अंड के ऊपर की संरचना को हर्मिका कहा जाता है। हर्मिका के एक मस्तूल निकलता है, इसे ST कहते हैं। इसके बाद जो अगला आएगा जैन धर्म महावीर जीवन एवं शिक्षाएं। अभी हमने देखा गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म, उसमें गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को हमने देखा, तो इसको भी शामिल कर लेते हैं। देखें जैन धर्म महावीर यानी जीवन और शिक्षाएं, इनको देखें तो पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, तो B है ऋषभ देव जी। इसको हमने ऊपर देख लिया था नोट्स में ही। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। 24वें जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर थे तो महावीर स्वामी जी हैं। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो यानी जृभिका ग्राम में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वे जृभिका ग्राम के पास ऋजुपालका नदी के तट पर 1 साल ब्रिज के नीचे केवल यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद चौथा नंबर देखें तो महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने लगा। जिन का क्या अर्थ है, तो B है। जिन का मतलब यहाँ विजेता से है। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है। जिन शब्द का अर्थ है विजेता होता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात केवल पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केल्विन यानी अहर योग्य जिन विजेता या निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाए। 5वें नंबर प्रश्न देखें तो जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए गए और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया, वे क्या हैं, तो इसमें D है। यानी जैन धर्म त्रिरत्न क्या है जिन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया, तो ये सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है। यानी इसको इस प्रकार से कहा गया जैन धर्म त्रिरत्न है सही विश्वास यानी सम्यक दर्शन, सही ज्ञान सम्यक ज्ञान, सही आचरण सम्यक आचरण। जैन धर्म के सत्य यथार्थ विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान तथा सुख दुख में संभाव को ही सम्यक आचरण कहा गया। जैन धर्म कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। 6ठा PYQ देखें तो जीवन यानी मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ है ये है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इसके अंतर्गत देखें जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। उपयुक्त विकल्पों में कैवल्य का साक्ष्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना कैवल्य संभव नहीं है। 7वां PYQ देखें जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है, तो D अहिंसा है। अहिंसा को जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत में अहिंसा सबसे मौलिक है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत इस प्रकार से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हैं। 8वां PYQ देख सकते हैं यहाँ पर यह है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं एवं शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया। वर्तमान में निम्नलिखित में किस स्थान पर उपलब्ध है, तो C इसका बल्लभी गुजरात में स्थित है। इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं महावीर और उनकी अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित हो रही। उन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर उपलब्ध है। तो इस प्रकार से आगे जो मौर्य वंश में सम्राट अशोक द ग्रेट को हम देखेंगे। तो यह PYQ फॉर्मेट में हमने देख लिया हर टॉपिक को। इसमें देख सकते हैं कि जो जैन धर्म पर है इस पर अब तक UPTPSC द्वारा पूछे गए प्रश्नों की संख्या जो देख सकते हैं अब तक 8 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और हमने देखा कि इस पर जो है बौद्ध धर्म पर कुल मिलाकर देख सकते हैं कुल 23 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और इसको आप एक बार देख लें प्रश्नों के रूप में। बौद्ध धर्म पर देख सकते हैं 23 प्रश्न पूछे गए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं
जो आपका यह रहा अगली टॉपिक, यानी इसमें देखा जा सकता है कि ये जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य पर यूपीट्रिपल द्वारा पूछे गए प्रश्नों की संख्या 14 है, यानी 14 प्रश्नों को आप देख सकते हैं जो वैदिक संस्कृति पर आधारित हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पर भी देखें तो कुल मिलाकर जो प्रश्न पूछे गए 13 प्रश्न जो है सिंधु घाटी सभ्यता पूछे गए हैं। तो यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन भारत का इतिहास शुरू होता है पीठ के लिए। तो अगला लेक्चर जो होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो टॉपिक जो आधारित होगी वह अशोक द ग्रेट, यानी जो मौर्य वंश का सबसे महान शासक सम्राट अशोक रहा। यहाँ से इस टॉपिक को शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।